हेलो डियर, जय हिंद। वेलकम टू माय फैमिली। दोस्त, आज की इस वीडियो में मैं बात करने वाला हूं जो एनटीपीसी के आप एक एग्ज़ाम हुआ था, पिछले एग्ज़ाम, उसमें जो जीके जीएस और साइंस के क्वेश्चन पूछे गए थे, वही क्वेश्चन जो थोड़े डिफ़िकल्ट है, याद करने में थोड़ा सा परेशानी हो रही थी, उसी क्वेश्चन को मैं एक नोट्स बनाया है और इस नोट्स को हम आप सबके बीच में ला रहा हूँ। आशा है कि ये नोट्स आपको भी पसंद आएंगे। ठीक है दोस्त, सो चलिए बिना देरी किए हुए हम क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। ये एनटीपीसी के हूबहू क्वेश्चन है जो आपके एग्ज़ाम में पूछे गए हैं। ठीक है, डेट एग्जैक्ट मैं लिखा नहीं हूँ कि किस डेट का है, लेकिन एक दिन के एग्ज़ाम का एक सेट, दो सेट ऐसे करके मैंने कुल 21 सेट बनाया हुआ है। सो चलिए अब आपका क्वेश्चन को हम देख लेते हैं कि करके क्या क्वेश्चन है, कैसे क्वेश्चन थे, और इस आधार पर अपने तैयारी को और बेहतर कर सकते हैं। सो दोस्त, आपका क्वेश्चन है, केंद्र सरकार, देखिएगा ध्यान से, केंद्र सरकार किसकी सिफारिश के आधार पर भारत की समेकित निधि से राज्यों को सहायता अनुदान देती है? तो ये वित्त आयोग के सिफारिश के आधार पर ऐसा केंद्र सरकार करती है। अगला क्वेश्चन है, कोका कोला यानी जो पेय होती है कोका कोला, उसमें कौन सा अम्ल भरा होता है जिसके कारण वो खट्टा स्वाद का अनुभव होता है? तो फास्फोरिक अम्ल उसमें भरा होता है। कौन सा अम्ल भरा होता है मेरे मित्र? तो फास्फोरिक अम्ल भरा होता है। यानी कोका कोला में कौन सा अम्ल भरा होता है? फास्फोरिक अम्ल भरा होता है, जिसके कारण वो खट्टा स्वाद का अनुभव होता है। अगला क्वेश्चन है, इलेक्ट्रॉनिक, देखिएगा, इलेक्ट्रॉन का एंटी पार्टिकल होता है, तो ये पॉजिट्रॉन होता है। क्या होता है मेरे मित्र? ये पॉजिट्रॉन होता है। चलिए मेरे मित्र अगला क्वेश्चन पे आते हैं। ऑक्सीकरण तथा अवकरण जैसा आचरण करने वाला पदार्थ को क्या कहते हैं मेरे मित्र? तो उसे हाइड्रोजन सल्फाइड कहते हैं, और फिर उसे क्या कहते हैं? हाइड्रोजन क्लोराइड कहते हैं, सल्फर डाइऑक्साइड भी कहते हैं। यानी कि ये जो है हाइड्रोजन सल्फाइड, हाइड्रोजन क्लोराइड और सल्फर डाइऑक्साइड, ये तीनों ऑक्सीकारक तथा अवकारक के रूप में कार्य करते हैं। ठीक है मेरे मित्र, आगे बढ़ते हैं। फॉल बैक शब्द, यहाँ पे देखिएगा एक शब्द दिया गया है। फॉल बैक शब्द किस खेल से संबंधित है? तो ये देखिए दोस्त, फॉल बैक शब्द जो है ये कुश्ती से संबंधित है, और यहाँ पे लिखा गया है नागेवाजा शब्द जो है, ये नागेवाजा शब्द जूडो से संबंधित है। और यहाँ पे देखिएगा सलाल शब्द, सलाल, उरी, दुलहस्ती परियोजना, ये तीनों के तीनों जो परियोजना है ये जम्मू कश्मीर में स्थित है। ठीक है मेरे मित्र, यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे ये जो शब्द दिया गया है यह शब्द कुश्ती से संबंधित है। ठीक है, और यहाँ पे सलाल, उरी और दुलहस्ती परियोजना कहाँ पे स्थित है? तो ये जम्मू कश्मीर में स्थित है। दोस्त, मेरा नोट्स आपको कैसा लगा आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा, और आप कैसे नोट्स बनाते हैं ये बताइएगा ताकि मैं और सुधार कर सकूँ। देखिए मेरे मित्र अगला क्वेश्चन है आपका, लाल बहादुर शास्त्री अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा कहाँ पे स्थित है? तो दोस्त मैं बता दूं कि ये वाराणसी में स्थित है। कहाँ पे स्थित है? वाराणसी में स्थित है। चलिए अगला है, राष्ट्रीय पर्यावरण अभियांत्रिकी शोध संस्थान कहाँ पे स्थित है? तो राष्ट्रीय पर्यावरण अभियांत्रिकी शोध संस्थान जो है नागपुर में स्थित है मेरे मित्र। कहाँ पे स्थित है? नागपुर में स्थित है। अगला क्वेश्चन की अगर हम बात करें, पर्यावरण संरक्षण के लिए, देखिएगा मेरे मित्र, पर्यावरण संरक्षण के लिए ग्रीन आर्मी, यहाँ पे देखिएगा कह रहा है ग्रीन आर्मी, ये इम्पोर्टेंट फैक्ट है यहाँ पे, ग्रीन आर्मी कहाँ प्रारंभ किया गया था? तो दोस्त ये जो है ये कहाँ पे किया गया था? ऑस्ट्रेलिया में किया गया था। चलिए मेरे भाई अगला क्वेश्चन की तरफ हम बढ़ते हैं। समुद्री वातावरण मुख्य प्राथमिक उत्पादक क्या है? यानी समुद्री वातावरण में प्राथमिक उत्पाद को क्या कहा जाता है? तो दोस्त मेरे मित्र इसे जो है इसे क्या कहा जाता है? फाइटोप्लैंथीटॉन्स कहा जाता है। क्या कहा जाता है? प्लैंक्टॉस कहा जाता है, टॉन्स। ठीक है, इसे थोड़ा सा इस शब्द को आप ध्यान से देख लेंगे, बड़ा ही अच्छा क्वेश्चन है। ठीक है, चलिए मेरे मित्र अगला क्वेश्चन की तरफ हम बढ़ते हैं, और आपका अगला क्वेश्चन है सिंधु घाटी सभ्यता। ये दोस्त बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सिंधु घाटी सभ्यता नगर नियोजन, यहाँ पे ध्यान दीजिएगा मेरे भाई, नगर नियोजन के लिए जानी जाती है। ये किस लिए जानी जाती है मेरे मित्र? तो ये जो है नगर नियोजन के लिए जानी जाती है। यहाँ पे ये पॉइंट को ध्यान रखेंगे। अगला क्वेश्चन है, यहाँ पे कह रहा है ग्रीक शब्द, यहाँ पे देखिएगा ग्रीक बौद्ध काल
देखिएगा यहाँ पे क्या पॉइंट कर रहा है कि ग्रीक बौद्ध कला के नाम से जाना जाता है। तो गांधार कला जो होती है उसे ग्रीक बौद्ध कला के नाम से जाना जाता है। चलिए मेरे भाई अगला क्वेश्चन की तरफ हम बढ़ते हैं। ये सभी क्वेश्चन मेरे भाई बहुत इंपॉर्टेंट है। आपको शुरू में ही मैंने बताया कि एनटीपीसी के एग्ज़ाम के हूबहू क्वेश्चन है जो मैंने नोट्स के रूप में लिखा है। आपका क्वेश्चन है, अकबर द्वारा शुरू किया गया दिन ए इलाही जिसकी शुरुआत हुई थी, कब हुई थी मेरे मित्र? तो इसकी शुरुआत जो थी 1582 ईस्वी में। यह एक धर्म का मुख्य उद्देश्य था, यानी ये दीन ए इलाही क्या था? एक प्रकार का धर्म था, ठीक है मेरे मित्र। और इसका उद्देश्य क्या था, मतलब इसका मतलब क्या था कि ये अकबर के द्वारा चलाया गया था। तो इसका मतलब था विश्व बंधु, यानी विश्व को अकबर क्या चाहते थे कि वो अपने दोस्त बनाना चाहते थे, ठीक है। अगला क्वेश्चन है मेरे भाई, साबरमती, यहाँ पे देखेगा साबरमती आश्रम की स्थापना कब किए थे, किसने किया था? तो गांधी जी किए थे, यहाँ पे 1917 में किए थे, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, गीतांजलि किसका संग्रह है? तो आपको बता दें यह कविताओं का संग्रह है और गीतांजलि के लेखक कौन है? तो रविन्द्रनाथ टैगोर जी हैं। चलिए मेरे मित्र अगला क्वेश्चन है, डीएनए में पाई जाने वाली शर्करा कौन सी होती है? तो पेंटोस शर्करा होती है। कौन सी शर्करा होती है मेरे भाई? तो पेंटोस शर्करा होती है। चलिए मेरे दोस्त अगला क्वेश्चन की तरफ आ गए हैं, टॉक्सोलॉजी। देखिएगा यहाँ पे क्या कह रहा है, टॉक्सिकोलॉजी, यहाँ पे कह रहा है टॉक्सिकोलॉजी में किसका अध्ययन किया जाता है? तो दोस्त आपको बता दें टॉक्सिकोलॉजी में विष का अध्ययन किया जाता है, ठीक है। चलिए मेरे भाई अगला क्वेश्चन है, भारतीय साख समिति कृषकों को किस प्रकार का ऋण देती है? यानी जो भारतीय साख समिति है वो किस प्रकार के कृषकों को ऋण देती है? तो देखिए मेरे भाई ये कृषकों को अल्पकालिक भी ऋण देती है, उसके बाद में मध्यकालिक ऋण देती है एवं दीर्घकालिक ऋण देती है। यानी क्या क्या ऋण देती है? अल्पकालिक, मध्यकालिक और दीर्घकालीन, ये तीनों प्रकार के ऋण जो है कृषकों को देती है, यानी किसानों को देती है। अगला क्वेश्चन है मेरे भाई, किसी द्रव का तापमान में वृद्धि से पृष्ठ तनाव क्या होता है? यानी कि किसी द्रव में अगर तापमान बढ़ा दिया जाए, ठीक है मेरे भाई, किसी द्रव में अगर तापमान को बढ़ा दिया है तो उसके पृष्ठीय तनाव में क्या होगा? तो पृष्ठीय तनाव जो होती है घट जाती है, यानी कम हो जाती है, उतना तनाव नहीं होता है जितना, जैसे मान लीजिए कि अगर आप जो है तेल को गर्म करेंगे तो वो क्या हो जाएगा? फैल जाएगा, यानी उसकी तनाव क्या हो जाएगा? घट जाएगा। लेकिन अगर हम बात करें कि उसको छोड़ दिया जाएगा, ठंडा जब हो जाएगा तो वो टाइट, मतलब वो गाढ़ा हो जाएगा और सूखेगा, उसमें के जो लिक्विड है, जो पानी है वो सूखने लगेगा और वो और गाढ़ा हो जाएगा, यानी उसके अणु और सटने लगेंगे। जैसे कि मान लीजिए पानी जब है तो वो उसके अणु अलग अलग है, यानी उसमें तापमान है, जैसे तापमान कम होगा तो वो घट जाएगा, और जब घटेगा तो वो क्या होगा दोस्त मेरे भाई, जैसे मान लीजिए इतना बड़ा, मतलब इतना बड़ा है, तो उसके बाद में वो क्या होगा? फिर छोटा होगा, फिर और छोटा होगा, फिर और छोटा होगा, तो ये बर्फ़ का रूप ले लेगा। यानी तापमान बढ़ने से उसका आकार क्या हो जाएगा? घट जाएगा, ठीक है। आशा है कि ये पॉइंट आप अच्छे से समझ गए होंगे। चलिए मेरे भाई अगला क्वेश्चन है आपका, विद्युत परिपथ में फ्यूज को गर्म तार, यानी गर्म जो तार होता है वो जीवित तार होता है, में जोड़ा जाता है। यानी यहाँ पे कह रहा है विद्युत परिपथ में फ्यूज को कैसे जोड़ा जाता है? तो फ्यूज जो होती है ना उसे गर्म तार में जोड़ा जाता है। जैसे कि घरेलू बिजली होता है ना, उसमें फ्यूज होता है, तो फ्यूज का जो तार होता है वो प्लस वाले में, यानी लाल जो होता है, लाल या कलर से वहाँ पे मतलब नहीं रहता है, मतलब है कि जो प्लस वाला तार होता है, प्लस वाला तार जो होता है उसमें वो फ्यूज को जोड़ा जाता है ताकि वहाँ पे लाइट आए, मेन करंट में जोड़ा जाता है, ऐसे आप कह सकते हैं। यानी कि मेन करंट में जोड़ा जाता है, अर्थ में नहीं जोड़ा जाता है। यहाँ पे है विद्युत परिपथ में फ्यूज को किस में जोड़ा जाएगा? मेन यानी धारा प्रवाह में जोड़ा जाएगा। अब देखिएगा यहाँ पे क्वेश्चन है, लोकलांसे सेल में प्रयुक्त विद्युत अपघट्ट है, यानी जो लोकलांसे सेल होती है उसमें प्रयुक्त विद्युत अपघट्ट क्या होता है? तो अमोनिया क्लोराइड होता है। क्या होता है मेरे भाई? अमोनिया क्लोराइड होता है। चलिए मेरे मित्र अब नेक्स्ट पेज, मतलब इसी पेज के दूसरे भाग में हम आ गए हैं। दोस्त ये क्वेश्चन बड़े ही अच्छे हैं और सारे क्वेश्चन को मैंने कवर करने का प्रयास किया है। किस रंग का वर्ण
अपवर्तनांक सबसे अधिक होता है? तो देखिएगा, अगर वर्ण अपवर्तनांक की बात करें तो बैगनी का वर्ण अपवर्तनांक कम होता है, लेकिन तरंग दैर्ध्य क्या होगा यहाँ पे ज़्यादा हो जाएगा। नहीं, अब देखिएगा यहाँ पे क्वेश्चन को समझिएगा, किस रंग का वर्ण अपवर्तनांक है, यहाँ पे अपवर्तनांक है तो सबसे अधिक होता है, तो इसका अपवर्तनांक जिसका अधिक होगा तो वो हो जाएगा बैगनी, ठीक है। और लाल रंग का तरंग दैर्ध्य क्या होता है, तरंग दैर्ध्य अधिक होता है, और प्रकीर्णन क्या होता है, कम होता है, वो अलग है। लेकिन यहाँ पे अपवर्तनांक है मेरे मित्र, तो अपवर्तनांक बैगनी का ज़्यादा होता है। फिर इसे समझने का कोशिश करिएगा, तरंग दैर्ध्य अलग है मेरे मित्र और प्रकीर्णन अलग है। जिसका तरंग दैर्ध्य अधिक होगा उसका प्रकीर्णन कम होगा, जिसका प्रकीर्णन ज़्यादा होगा उसका तरंग दैर्ध्य कम होगा। तो तरंग दैर्ध्य की अगर बात करें तो लाल का तरंग दैर्ध्य सबसे अधिक होता है, इसलिए दूर से दिखाई देता है, और उसका प्रकीर्णन कम होता है लाल का, जिसके वजह से वो दूर से दिखाई देता है, मतलब ज़्यादा बिखराव नहीं होता है, इस कारण लाल को दूर से भी देखा जा सकता है। लेकिन जबकि बैगनी की अगर बात करें तो इसका तरंग दैर्ध्य कम होता है, प्रकीर्णन ज़्यादा होता है, यानी बिखराव ज़्यादा होता है, तो इसलिए बैगनी जो कलर है वो नज़दीक तक ही सीमित रहता है, उसका तरंग दैर्ध्य कम होगा। चलिए दोस्त, ये आप आशा है कि ये पॉइंट समझ गए होंगे। अब देखिए मेरे भाई, अब दूसरे दिन के क्वेश्चन में हम आ गए हैं, जो कि आपका दूसरे दिन के क्वेश्चन है, और इसमें पूछा गया है सागरमाला परियोजना क्या है। तो सागरमाला परियोजना है एक प्रकार का बंदरगाह क्षेत्र है। सागरमाला परियोजना क्या है, एक प्रकार का बंदरगाह क्षेत्र है, ठीक है मेरे भाई। अगला क्वेश्चन है मेरे भाई, प्रतिचुंबकीय पदार्थ की चुंबकीय प्रकृति होती है, तो ये क्या होती है मेरे भाई, ऋणात्मक होती है। ये क्या होती है, ऋणात्मक होती है। दोस्त बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, इसे ध्यान से देखेंगे। अगला क्वेश्चन है, किसी चालक तार का प्रतिरोध, यहाँ पे देखिएगा, किसी चालक तार का प्रतिरोध तापमान के बढ़ने से क्या होता है, बढ़ जाता है। अब यहाँ पे क्वेश्चन को समझने का प्रयास करेंगे मेरे मित्र। किसी चालक तार का प्रतिरोध तापमान बढ़ने के साथ में बढ़ जाता है, इसका मतलब क्या हुआ, मान लीजिए कि कोई तार है, ठीक है। अब ये जो तार है मेरे भाई, इसमें धारा प्रवाहित हो रही है, यानी यहाँ पे चालक तार कह रहा है, तो इसमें धारा प्रवाहित हो रही है। अब इसका प्रतिरोध, यानी प्रतिरोध का मतलब है कि मान लीजिए आप यहाँ पे कट कर दिए हैं, क्या कर दिए हैं मेरे भाई, यहाँ पे आपने कट कर दिया है। जब इसमें कट कर दिया है तो तापमान बढ़ने से उसका क्या होगा, प्रतिरोध पर क्या फर्क पड़ेगा, बढ़ जाएगा, तो उसका प्रतिरोध क्या हो जाएगा मेरे भाई, बढ़ जाएगा, ठीक है। ध्यान समझेंगे, किसी चालक तार का प्रतिरोध तापमान बढ़ने से बढ़ जाता है, लेकिन अगर आप इसमें इस चालक तार को अगर काट देंगे तो यहाँ पे धारा प्रवाहित रुक जाएगी, और यहाँ पे तापमान बढ़ने से इसकी धारा बढ़ जाता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जिस ताप पर, इस क्वेश्चन को अगर नहीं समझे तो मैं फिर से एक बार बताना चाहूँगा कि मान लीजिए कोई चालक तार है, ये आपका चालक तार ही हो गया, और जब तापमान बढ़ जाता है, तापमान यानी प्रतिरोध तापमान बढ़ने पर बढ़ जाती है, यानी टेम्परेचर, जो वातावरण का टेम्परेचर है अगर बढ़ जाएगी तो इसका ताप भी बढ़ जाएगा। जैसे मान लीजिए कि कोई लकड़ी है या कोई ऐसा वस्तु है जो गर्म है, हीट है, उसमें आप थोड़ा सा आग जला देंगे तो फायदे पूरा मतलब पकड़ लेगा, जल्दी से पकड़ लेगा। लेकिन अगर उसका टेम्परेचर कम है तो उतनी जल्दी से नहीं पकड़ेगा जितना जल्दी से टेम्परेचर वाला में पकड़ता है। इसे आप ऐसे कवर कर सकते हैं। चलिए मेरे भाई, अगला क्वेश्चन है, जिस तापमान पर, यहाँ पे क्वेश्चन है कि जिस तापमान पर वाष्प का दबाव ठोस के वाष्प के बराबर होता है उसे क्या कहते हैं, तो हिमांक बिंदु कहते हैं। यानी यहाँ पे देखिएगा, हिमांक बिंदु को क्या कह रहा है, जिस तापमान पर, यानी तापमान का मतलब टेम्परेचर, ठीक है, जिस तापमान पर तरल का वाष्प का दबाव ठोस में वाष्पित होने के बराबर होता है उसे हिमांक बिंदु कहते हैं। यानी हिमांक बिंदु का मतलब ये हुआ मेरे दोस्त, मेरे भाई, कि किस तापमान पे, यानी जिस तापमान पे कोई वस्तु ठोस में बदल जाए उसे क्या कहते हैं, हिमांक बिंदु कहते हैं। उसे क्या कहते हैं मेरे भाई, हिमांक बिंदु कहते हैं। हिमांक बिंदु का मतलब है कि वो ठोस में बदल रहा है, यानी पानी जो है, तरल जो है, ठोस में बदल रहा है, बर्फ में बदल रहा है, तो उस बिंदु को हम हिमांक बिंदु कहते हैं। यानी जिस तापमान पर, मेरे भाई से समझने की कोशिश कीजिएगा, जिस तापमान पे कोई भी तरल चीज़ ठोस में बदलने लगता है, वो यानी वो जमने लगता है, उसी जमने की प्रक्रिया को हम हिमांक बिंदु कहते हैं।
चलिए मेरे भाई, अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। ईस्ट में सर्वाधिक पाया जाने वाला विटामिन है, तो जो ईस्ट होती है, ईस्ट अमीबा जिसे आप बोलते हैं, तो उसमें विटामिन B12 पाया जाता है। क्या पाया जाता है मेरे मित्र? तो B12 पाया जाता है। चलिए मेरे भाई, अगला क्वेश्चन है, नाइट्रोजन किसका अनिवार्य घटक होता है? तो मेरे मित्र, अगर हम आपको बता दें, नाइट्रोजन जो होता है, नाइट्रोजन ये प्रोटीन का घटक होता है। किसका घटक होता है मेरे भाई? ये प्रोटीन का घटक होता है। अगला क्वेश्चन है, किसी तत्व का परमाणु संख्या 17 है। देखिएगा ये कितना क्वेश्चन अच्छा है। किसी तत्व का परमाणु संख्या अगर 17 है और द्रव्यमान संख्या 36 है, तो उसके न्यूक्लियस में न्यूट्रॉनों की संख्या कितनी होगी? तो देखिए दोस्त, जब ऐसा क्वेश्चन आए, न्यूट्रॉनों की संख्या पूछे और परमाणु संख्या और द्रव्यमान संख्या दिया रहे, तो द्रव्यमान संख्या में से परमाणु संख्या को हम घटा लेंगे तो न्यूट्रॉनों की संख्या हमारा निकल जाता है। क्या समझे मेरे भाई? कि अगर परमाणु संख्या दिया रहे और द्रव्यमान संख्या दिया रहे तो न्यूट्रॉनों की संख्या हम निकाल सकते हैं। यानी इन तीनों में से कोई दो दिया रहे तो तीसरी हम निकाल सकते हैं। अगर न्यूट्रॉनों की संख्या दिया रहे, द्रव्यमान संख्या दिया रहे, तो हम इसमें से घटा के परमाणु संख्या निकाल सकते हैं। अगर द्रव्यमान संख्या दिया रहे और परमाणु संख्या दिया रहे, तो इसमें से परमाणु संख्या को घटा देंगे तो हमारा न्यूट्रॉनों की संख्या निकल जाएगा। अगर न्यूट्रॉनों की संख्या दिया रहे और परमाणु संख्या दिया रहे, तो इन दोनों को आपस में हम क्या करेंगे? जोड़ देंगे। तो जोड़ने के बाद में जो आएगा वो आ जाएगा हमारा द्रव्यमान संख्या। द्रव्यमान का मतलब होता है कि उसमें क्या वेट है, वजन कितना है, वो कहा जा रहा है। ठीक है मेरे मित्र, आशा है कि ये पॉइंट आप अच्छे से समझ गए होंगे। चलिए मेरे मित्र, ओजोन अगला क्वेश्चन है आपका। कितना अच्छा क्वेश्चन है, यहाँ पे ध्यान दीजिएगा। ओजोन ऑक्सीजन का एक अपरूप होता है। ओजोन जो होता है वो ऑक्सीजन का एक क्या होता है? अपरूप होता है। ठीक है। चर्म रोग, चर्म रोग का मतलब होता है कि जैसे कि हमारा त्वचा होता है ना, तो उस पर कोई भी रोग हुआ है तो उसे हम क्या कहते हैं? चर्म रोग कहते हैं, चर्म रोग कहते हैं, यानी त्वचा में रोग। तो चर्म रोग के उपचार के लिए प्रयोग किया जाने वाला रेडियो आइसोटोप कौन सा है? तो ये इसमें जो होता है, यानी कि चर्म रोग, यानी जो चर्म त्वचा जो होती है उसको हम रेडियो फास्फोरस से उसका क्या करते हैं? अध्ययन करके उसका इलाज किया जाता है, यानी उसके उपचार किया जाता है। क्या किया जाता है? चर्म रोग को, मतलब चर्म रोग के इलाज के लिए हम रेडियो फास्फोरेट का इस्तेमाल करते हैं। चलिए मेरे मित्र, आगे बढ़ते हैं। भारतीय संसद के, देखिएगा, भारतीय संसद के संयुक्त सत्र की अध्यक्षता कौन करता है? तो ये देखिए, ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है यहाँ पे मेरे मित्र। भारतीय संसद के, ये कहाँ गया क्वेश्चन? भारतीय संसद के संयुक्त सत्र की अध्यक्षता की अगर बात करें तो ये कौन करता है? ये लोकसभा अध्यक्ष करता है। कौन करता है मेरे मित्र? लोकसभा अध्यक्ष। अभी वर्तमान समय में लोकसभा अध्यक्ष कौन है? ओम बिरला थे। तो अभी बताइएगा कि अभी कौन है? शायद ओम बिरला ही हैं, अभी भी नहीं बदले हैं। चलिए, अब अगर हम बात करें नेक्स्ट क्वेश्चन की, तो वह व्यक्ति कौन है जो राज्यसभा का सदस्य होते हुए, यहाँ पे देखिएगा, वह व्यक्ति कौन है जो राज्यसभा का सदस्य होते हुए राज्यसभा तथा लोकसभा दोनों में बोल सकता है? तो वे जो राज्यसभा का सदस्य है, राज्यसभा का कोई भी सदस्य जो है वो राज्यसभा तथा लोकसभा में वो बोल सकता है, उसे बोलने का अधिकार होता है। ठीक है मेरे मित्र, अगला क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन बहुत ही अच्छा है। 15 संशोधन, यानी कि कहा जा रहा है कि 15वां जो संशोधन हुआ था वो किसी से संबंधित था? देखिए दोस्त, एनटीपीसी जो है वो ऐसे क्वेश्चनों को नहीं लाता है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चनों को लाता है। तो देखिए, ये जो है 15वीं संशोधन जो उच्च न्यायालय से संबंधित है। ये किससे संबंधित है? तो ये मेरे मित्र जो है उच्च न्यायालय से संबंधित हो जाएगा। उसके न्यायाधीशों की सेवानिवृत्ति की आयु है। अब देखिए दोस्त मेरे मित्र, आपको बता दें कि जो उच्च न्यायालय होता है, उच्च न्यायालय, उच्चतम न्यायालय की बात नहीं कर रहा है, ये उच्च न्यायालय है। उच्च न्यायालय का मतलब है कि जो राज्य में होता है ना सबसे बड़ा कोर्ट, उसे उच्च न्यायालय बोला जाता है। और अगर उच्चतम न्यायालय का बोल दिया जाए तो उच्चतम न्यायालय का मतलब हो गया कि भारत का सबसे बड़ा कोर्ट, यानी जो दिल्ली में बैठा है, दिल्ली में बनाया गया है। ठीक है, तो वो हो जाएगा उच्चतम न्यायालय। और उच्च न्यायालय जो है हर राज्य में लगभग एक होता है। जरूरी नहीं है कि हर राज्य में ही हो, लेकिन लगभग हर राज्य में है। अभी 21 है ना, तो देखिए मेरे मित्र, और लास्ट वाला में कौन सा बना है? अमरावती में बना है। ठीक है, अब यहाँ पे बताइए कि अमरावती जो मतलब उच्च न्यायालय बना है वो कौन से नंबर का है?
ठीक है, तेलंगाना में पड़ता है। तेलंगाना का हाई कोर्ट बना है यानी उच्च न्यायालय। तो यहाँ पे बताइए, तो 15वां जो संविधान संशोधन हुआ था मेरे मित्र, ये जो उच्च न्यायालय की जो सेवानिवृत्ति की आयु है इसे 60 से बढ़ा करके 62 किया गया। कितना किया गया मेरे मित्र? 60 से बढ़ा करके 62 किया गया। और ये कब किया गया था? तो 1963 में किया गया था। कब किया गया था मेरे भाई मेरे मित्र? तो 1963 में किया गया था। कितना से कितना? तो 60 से बढ़ा करके 62 किया गया था 15वां संविधान संशोधन 1963 में। जो उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की सेवानिवृत्ति है, यानी कि अब उसे रिटायरमेंट दिया जाएगा, उसका आयु 60 से 62 किया गया। आशा है कि ये पॉइंट आप अच्छे से समझ गए होंगे। दोस्तों, मैंने उसी क्वेश्चन को लिखा है जो क्वेश्चन डिफिकल्ट है, मैंने सभी क्वेश्चन को नहीं लिखा है। ठीक है, अब देखिए, अब आपका क्वेश्चन है असहयोग आंदोलन की असफलता के बाद। देखिएगा, बड़े ही प्यारा क्वेश्चन है। असहयोग आंदोलन की असफलता के बाद स्वराज पार्टी का गठन कब किया गया था? तो इसका गठन जो है 1923 में किया गया था। अब देखिए मेरे भाई, इसका गठन किसके द्वारा किया गया था? ठीक है, तो आप कमेंट बॉक्स में इसे बताने का कृपा करेंगे। चलिए, गांधी इरविन समझौता कब हुआ था? तो मेरे भाई, गांधी इरविन समझौता की अगर बात करें तो ये 5 मार्च 1931 का हुआ था। कब हुआ था मेरे भाई? 5 मार्च 1931 को हुआ था, गांधी जी और इरविन के बीच में। ठीक है, गांधी जी और इरविन के बीच में हुआ था। यहाँ पे कहा जाता है मेरे मित्र कि गांधी जी और इरविन के बीच में जो द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में भाग लेने के लिए, पहले में तो बैठे नहीं थे गांधी जी, तो जो द्वितीय गोलमेज सम्मेलन हुआ था 1931 में, तो उसमें ये भाग लिए थे। ये वहाँ पे लोग कहते हैं, मतलब है कि वहाँ पे गांधी जी नहीं गए होते तो देश के लिए बहुत अच्छा हुआ था, या फिर राजगुरु सुखदेव और भगत सिंह का फांसी रुकवा दिए होते तो देश के लिए बहुत अच्छा हुआ होता। तो गांधी जी का यही मिस्टेक है जो आज तक सभी देशवासियों को खलता है। ठीक है, बाकी जो भी है अच्छा है, गांधी जी की बदौलत जो कुछ भी है, हम लोग जो भी है उनका नाम लेते हैं। तो खैर, एक वहाँ पे उनसे मिस्टेक हुआ। खैर छोड़िए, यहाँ पे चलिए हम क्वेश्चन की बात करते हैं। दक्षिण गोलार्ध में बड़ा दिन कब होता है? तो दोस्त आपको बता दें कि दक्षिण गोलार्ध में सबसे बड़ा दिन जो है 22 दिसंबर को होता है। कब होता है मेरे भाई? 22 दिसंबर को। तो यहाँ पे देखिए मेरे मित्र, यहाँ पे अगर दक्षिण गोलार्ध में सबसे बड़ा दिन हुआ है 22 दिसंबर को, तो उसी दिन को हम बात करें कि 22 दिसंबर को उस दिन दक्षिणी गोलार्ध में सबसे छोटा रात हुआ होगा। यहाँ पे एक क्वेश्चन से आप 2, 3, 4 क्वेश्चन को भी कवर करने का प्रयास कीजिए मेरे भाई। यहाँ पे क्वेश्चन किया है कि दक्षिणी गोलार्ध में सबसे बड़ा दिन कब होता है? तो 22 दिसंबर को होता है। तो उसी दिन तो सबसे छोटा रात भी हुआ होगा। और यहाँ पे दक्षिणी गोलार्ध की बात करें तो उत्तरी गोलार्ध में अगर हम बात करें तो उत्तरी गोलार्ध में हम ये कह सकते हैं मेरे मित्र कि उत्तरी गोलार्ध में जिस दिन दक्षिणी गोलार्ध में सबसे बड़ा दिन हुआ होगा, उस दिन उत्तरी गोलार्ध में सबसे छोटा दिन हुआ होगा। क्या हुआ होगा? सबसे छोटा दिन हुआ होगा और सबसे बड़ी रातें हुई होगी। यानी कि अपोजिट होता है, जिस दिन उधर बड़ा होगा उस दिन इधर छोटा होगा। जो चीज़ें बड़ी होगी वो चीज़ें इधर छोटी होगी, जो चीज़ें इधर छोटी होगी वो चीज़ें उधर बड़ी होगी। यानी 22 दिसंबर को अगर उत्तरी गोलार्ध में दिन बड़ा हुआ है तो दक्षिणी गोलार्ध में दिन छोटा होगा और रात बड़ी होगी। और रात वहाँ पे क्या होगी? 22 दिसंबर को रात वहाँ पे सबसे छोटी हुई होगी, तो 22 दिसंबर को उत्तरी गोलार्ध में रात सबसे बड़ी हुई होगी। आशा है कि ये पॉइंट अच्छे तरीक़ा से आप समझ गए होंगे। अगर नहीं समझिए तो इसे रिपीट करके सुन लीजिएगा तो आपको समझ में आ जाएगा। चलिए मेरे भाई आगे चलते हैं। केम्बे की खाड़ी में प्रवाल भित्ति नहीं पाई जाती है। यहाँ पे देखिएगा, जो केम्बे की खाड़ी है, केम्बे की खाड़ी, उसमें कोई भी प्रवाल भित्ति नहीं पाई जाती है। प्रवाल भित्ति का मतलब है कि कोई भी जीवाश्म का अंश वहाँ पे नहीं पाया जाता है। आशा है कि ये पॉइंट आप समझ गए होंगे कि केम्बे की खाड़ी एक ऐसी खाड़ी है जहाँ पे कोई भी प्रवाल भित्ति यानी कोई भी जीवाश्म, मतलब जीव जंतु के अवशेष वहाँ पे नहीं पाए जाते हैं। ठीक है, ग्रीन पीस इंटरनेशनल का मुख्यालय कहाँ पे है? तो दोस्तों आपको बता दें कि ग्रीन पीस इंटरनेशनल का मुख्यालय जो है नीदरलैंड में है। नीदरलैंड की राजधानी है एम्स्टर्डम। कहाँ है? एम्स्टर्डम। उसकी मुद्रा क्या है? आप कमेंट बॉक्स में बताएंगे। चलिए मेरे भाई अगला क्वेश्चन है, एक वस्तु के जड़त्व, देखिएगा, एक वस्तु के जड़त्व की प्रत्यक्ष निर्भरता है। एक वस्तु के जड़त्व की प्रत्यक्ष निर्भरता क्या है? तो द्रव्यमान पर उसकी निर्भर करता है। किस पे निर्भर करता है मेरे मित्र? तो द्रव्यमान पर निर्भर करता है। चलिए अगला क्वेश्चन है, एक अर्धचालक में विद्युत चालक होता है। तो दोस्त आपको बता दें कि एक अर्धचालक जो होता है उसमें विद्युत चालक क्या होती है? इलेक्ट्रॉन
और होल दोनों के द्वारा होता है, इलेक्ट्रॉन और होल दोनों के द्वारा होता है। ट्रांसफार्मर में आवृत्ति क्या होती है कि नहीं बढ़ती है, आवृत्ति क्या होता है, अब इस पे देखिएगा। देखिए मेरे भाई, ये जो ट्रांसफार्मर लगाया जाता है ना, जो एसी को डीसी में बदलता है, यानी करंट को मतलब एक बराबर करंट के रूप में बदल करके हमारे घरों तक पहुंचाता है, तो वही ट्रांसफार्मर की ये बात कर रहा है। तो उसमें जो होती है आवृत्ति जो होती है उसमें नहीं बदलती है, लेकिन वो करंट को क्या करता है, बदल के भेजता है ताकि हमारा कोई नुकसान न हो। जैसे मान लीजिए कि उसके बाहर से जो करंट आती है वो मतलब एक गांव में 1 से 2 लगाए जाते हैं उसकी क्षमता के अनुसार। तो वो क्या करती है, अगर पहले से धारा या शॉर्ट सर्किट हुआ है तो उसे कंट्रोल करेगा। यानी मान लीजिए उससे पहले एक तार, दोनों तार मतलब 2 तार आपस में सट गई है, प्लस वाली तार, तो उसे वहाँ पे क्या करेगा, वो वहाँ का फ्यूज उड़ जाएगा, यानी ट्रांसफार्मर का फ्यूज क्या है, उड़ जाएगा और आगे लाइट नहीं जा पाएगी। या फिर वो कंट्रोल करके उसे उतना ही भेजेगा जैसे कि एक चार्जर में होती है। चार्जर में लाइट तो पूरा आती है लेकिन चार्जर उतना ही देता है जितना उस मोबाइल फ़ोन की ज़रूरत होती है। ठीक है मेरे भाई, तो ये तो दोस्त मैं आपको बता दूँ कि इसको मतलब इस वीडियो को एक ही पेज को आज डिस्कस रहने देते हैं। इसके दूसरे पेज का डिस्कस मैं दूसरे दिन में कर देता हूँ। आप अगर चाहते हैं कि ऐसे नोट्स को हम पढ़ लें, एक नज़र से देख लें, तो आप इस चैनल को एक अपना सपोर्ट दे दें। और दोस्त आपको बता दें कि एनटीपीसी में जो एग्ज़ाम हुआ था वहीं हूबहू क्वेश्चन है, आप क्वेश्चन आंसर को उठा के देख सकते हैं। ठीक है, सो चलिए हम फिर मिलते हैं, इसका अगले वीडियो लेके आते हैं। तब वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।